हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुखद एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कहानी पढ़े थे और उसमें आपको मैं पूरी कोशिश किया था कि आपको फीलिंग दिलाएं, है ना, और बेहतर ढंग से समझाएं। तो मैं अपने तरह से पूरा प्रयास किया था और आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद भी है। तो पिछले दिन के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चे, उसमें दो रीजन्स ही मेनली दिखा था, एक इलास्टिक रीजन्स और एक प्लास्टिक रीजन, जिसमें ओ से बी तक रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन्स बोले थे और बी से डी तक रीजन्स को हम लोग प्लास्टिक रीजन्स बोले थे। और डी के बाद तो लिक्विड जैसा फ्लो करने लगा था और जाके ई पॉइंट पर टूट गया था, जिसको हम रैप्चर पॉइंट्स कहे थे। ऐसे टूटने का पॉइंट तो हमारा डी ही था, क्योंकि उस जगह मैक्सिमम स्ट्रेस होते थे, है ना। वहाँ के बाद ही साफ हो जाता कहानी। लेकिन आगे जो है बी, जो डी से जो ई तक जो पॉइंट था, उस पॉइंट तक हम लोग, है ना, बिना डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किए हुए भी एक्सटेंड होते रहता है, लिक्विड जैसा फ्लो होता रहता है। तो मेनली उस कर्व की कहानी अगर समझें तो दो ही कहानी है ना, प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन, है ना। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ टर्म्स है जिसके डेफिनेशन भी जानना जरूरी है, और वो क्या वो टर्म है ना, जिसे पढ़ना भी जरूरी है। तो आप लोग बिना देर किए हुए सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, है ना, और इसकी क्या जो प्लास्टिक और इलास्टिक रीजन से, है ना, क्या क्या जो कुछ टर्म्स कनेक्टेड हैं उस टर्म को पढ़ाते हैं, है ना। तो आइए, है ना, हेडिंग लगाते हैं। तो प्यारे बच्चे, पहला हेडिंग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, है ना, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, यही पहला पॉइंट है बाबू लोग। क्या है इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, इसको समझते हैं। तो आइए पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको हम क्लियरफाइड करते हैं, है ना। तो इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो देखिए। द टाइम डिले, है ना, द टाइम डिले इन restoring the time delay in restoring the original configuration after the removal of deforming force is called elastic relaxation time। तो इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम क्या है बाबू लोग, कि द टाइम डिले इन रिस्टोरिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बाबू लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद भी, है ना, वायर्स को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो टाइम लग जाता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाम से भी क्लियर है, रिलैक्स होने में समय जो लगता है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए, है ना, बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बनेगा। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बने मतलब कि उस रीजन में जाके वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बनने में जो टाइम यूज हो रहा है, उसी टाइम को हम लोग बोल रहे हैं, है ना, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो ये समझ गए होंगे, है ना। अब अगला देखते हैं। अगला को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या होता है ये समझते हैं, है ना, मतलब इलास्टिक के बाद उस पर क्या इफेक्ट दिखता है, इसको समझते हैं। तो देखिए ई क्या है, द टेम्पोररी डिले इन regaining the original configuration
है ना, रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द elastic body after the removal of deforming force is called इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। देखिए प्यारे बच्चे, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? द टेम्पोररी डिले, मतलब डिले होगा लेकिन वो टेम्पोररी रूप से होगा, मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पोररी, कुछ देर होंगे फिर वापस आ जाएंगे, है ना। द टेम्पोररी डिले, है ना, इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी को, है ना, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन होने में जो टेम्पोररी डिले हो रहा है, मतलब परमानेंट रूप से नहीं, है ना, वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में पक्का आएगा, लेकिन आने में कुछ जो डिले हो रहा है ना, यही इफेक्ट को कहते हैं, है ना, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब बॉडी को डिफॉर्म किए और छोड़े, है ना, तो उसको जब छोड़े तो उसके बाद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस आने में जो टेम्पोररी डिले हुआ, है ना, जो थोड़ा सा समय लग गया, रिलैक्सेशन टाइम उसमें लग गया, है ना, तो यही इफेक्ट कहलाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये क्लियर हो गया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है जो। अब आइए थर्ड नंबर में, और वो है इलास्टिक फैटिग्यू, है ना, इलास्टिक फैटिग्यू। ये क्या है ना, इसको देखते हैं। दी प्रॉपर्टी ऑफ अ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स elastic behaviors becomes less elastic under the action of रिपीटेड, है ना, रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग्यू। देखिए इलास्टिक फैटिग्यू क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इलास्टिक बिहेवियर, है ना, जो बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर होगा वो बिकम्स लेस इलास्टिक हो जाएगा, मतलब जो उसकी इलास्टिक बिहेवियर है वो कुछ कम जाएगा, और वो किसके कारण, तो अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड, मतलब बार बार जो हम अल्टरनेट करके डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके कारण बॉडी का जो इलास्टिक जो बिहेवियर्स है वो इलास्टिक बिहेवियर्स कम जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएंगे। मतलब जितना फास्ट पहले होता था उतना फास्ट बाद में नहीं वो रिगेन्स कर पाएगा अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर बॉडी को जल्दी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को रिगेन कर रहा था और बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को, है ना, जो पहले जिस समय में, है ना, हासिल कर लेता था, बाद में उस समय में वो हासिल नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही प्रॉपर्टी जो इलास्टिक बॉडी का होता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। क्लियर, देखिए लिखा हुआ है एकदम क्लियर, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच,
है ना, इट्स इलास्टिक बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शंस ऑफ, है ना, रिपीटेड, है ना, अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, है ना, इलास्टिक बॉडी की इलास्टिक बिहेवियर कम हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, है ना, इलास्टिक बॉडी, है ना, इज कॉल्ड क्या, इलास्टिक फैटिग्यू। और ये क्या था, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किए और उसके बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किए, तो बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस हासिल करने में जो टाइम यूज हो गया, जो टाइम लगा लिया, वही टाइम होगा, है ना, रिलैक्सेशन टाइम। आप ऐसे भी समझिए कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं और फोर्स आपने हटाया, तो रिलैक्स होने में जो समय लगेगा वो समय क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए अगला हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। तो इलास्टिक में इसमें क्या बताया कि डिफॉर्मिंग फोर्स हम एक्ट कर लेते हैं, है ना, लेकिन एक्ट करने के बाद जब रिमूव करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, है ना, कुछ डिले कर लेता है। और डिले वो परमानेंटली डिले नहीं होता है, टेम्पोररी डिले, है ना। और यानी टेम्पोररी डिले मतलब कुछ टाइम ले लेता है, फिर से वो हासिल तो करता है लेकिन कुछ डिले हो जाता है हासिल करने में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, है ना, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, माने इलास्टिक होने के बाद क्या प्रभाव दिखा उस पर। क्लियर। और ये था इलास्टिक फैटिग्यू, जो बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिस बॉडी पर बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करने से उसकी इलास्टिक बिहेवियर लेस हो जाता हो, तो इसी को कहते हैं इलास्टिक फैटिग्यू। क्लियर। अब अगला देखिए क्या है इसके बाद, इलास्टिक फैटिग्यू के बाद अगला है डक्टाइल मटेरियल्स। क्या होता है, डक्टाइल्स मटेरियल्स किसको कहते हैं, है ना, डक्टाइल्स मटेरियल समझते हैं। ये क्या होता है, द मटेरियल्स which shows, the material which shows large plastic range beyond the elastic limit are called ductile materials। देखिए डक्टाइल मटेरियल्स क्या है कि द मटेरियल विच शोज लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। जो हमारा इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट था, बी, तो उस पॉइंट के बियॉन्ड मान उसके आगे तक, है ना, उसके आगे, उस पॉइंट से आगे, है ना, जिस बॉडी में प्लास्टिक रेंज ज्यादा हो जाएगा, मान इसमें ज्यादा खींचने की पावर पहुंच जाएगा, है ना, ज्यादा दूर खींचा जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा इसमें, उसको बॉडी को हम बोलते हैं क्या, डक्टाइल मटेरियल। मतलब प्लास्टिक रेंज ज्यादा उसके पास होगा, है ना। एग्जाम्पल में इसका क्या है, तो आपने सिल्वर देखा होगा, सिल्वर में ये डक्टाइल्स मटेरियल्स है, उसकी जो है प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होता है। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, कॉपर बोल सकते हैं, है ना, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, ठीक है, कॉपर हो गया, क्या बोल सकते हैं, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, ETC। सिल्वर का सिंबल जानते हैं, Hg होता है, आयरन Fe, कॉपर Cu और एल्युमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। अगला क्या है, डक्टाइल मटेरियल के बाद, है ना, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा डेफिनेशन है ब्रिटल में, जो टूट जाता हो, है ना। जैसे द मटेरियल विच सोज, लार्ज नहीं, क्या ले बोलेंगे, स्मॉल, इसमें क्या बोलेंगे, द मटेरियल्स which shows a small plastic range beyond the
elastic limit, beyond the elastic limits are called brittle materials. ठीक है, आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। जैसे ग्लास देखते हैं तुरंत टूट जाता है, बिस्किट हो गया है ना, ये सब तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, है ना, कास्ट आयरन ये सभी तुरंत ब्रेक हो जाएंगे। ये सब में है ना जो ब्रिटल्स की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बिस्किट वगैरह खींचेगा तुरंत है ना टूट जाएगा अपने से, है ना। तो जो ज़्यादा है ना प्लास्टिक रेंज नहीं होगा, तुरंत टूट जाएगा, उसको बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स समझे कि वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होगा, उसे हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल्स। इलास्टिक फैटिग्यू क्या है कि बार बार किसी इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होने से इलास्टिक है ना जो बिहेवियर्स की एबिलिटी होता है वो लेस हो जाता है, उसको हम इलास्टिक है ना फैटिग्यू कहते हैं, यानी उस बॉडी की प्रॉपर्टीज को इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। फिर आपने क्या देखा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के एक्सटेंड कर दें और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, है ना, तो वो टेम्पोरली डिले करता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन करने में, मतलब है ना वो रियल रूप से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को बनाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटा दें तो उस बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करने में है ना जो समय लग जाता है या जो डिले कर लेता समय, उससे हम क्या कहते हैं, है ना इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इतना हो गया होगा बाबू लोग, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए सब लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बातें कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, हाँ ना बोलिए, समझ में आया प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ। डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशन काफ़ी आसान लिखा हूं, है ना, अपने शब्दों में आप समझ सकते हैं इसको। हो गया, क्लियर हो गया, हटा दें, समझ गए इतना, ये पांचों डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगला आइए देखते हैं क्या होता है। तो है ना नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर बाबू मेरा हम लोग का है एलास्टोमर। एलास्टोमर्स क्या होता बाबू लोग, तो इसको देखिए, द मटेरियल्स है ना फॉर विच, द मटेरियल्स फॉर विच है ना, द मटेरियल्स फॉर विच a strain is much larger than a stress applied, है ना, क्या लिखेंगे, the materials for which है ना a strain is much larger than a stress applied, ठीक है, a stress applied है ना, यहां बोलेंगे कब तक, विदिन द लिमिट ऑफ, विदिन द लिमिट ऑफ elasticity are called elastomer। तो प्यारे बच्चे इलास्टोमर समझते हैं क्या होता है इलास्टोमर। मैंने लिखा है द मटेरियल्स फॉर विच अ स्ट्रेन इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड, जो बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं है ना, उससे कहीं ज्यादा उसमें स्ट्रेन ही हो, है ना, और ये सब कहां तक होता हो, है ना, विद इन द लिमिट ऑफ एलास्टिसिटी आर कॉल्ड क्या, एलास्टोमर। जैसे देखते हैं रबर की कहानी समझिए, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रबर, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रबर। तो रबर को देखते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग फोर्स डिफॉर्मिंग कम ही लगाते हैं, खींचते ऐसे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खींच लेते हैं, फिर अपना पुराना बना लेता है, ज्यादा खींचते हैं फिर पुराना बना लेता है, यानी समझिए उसमें इलास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा दूर खींचेंगे फिर छोड़ेंगे फिर बना लेगा, यानी इलास्टिक रेंज उसमें बहुत ज़्यादा होता है रबर में।
है ना, यानी रबर कैसा है, एलास्टोमर है। क्लियर, यानी आप इसमें कहेंगे कि प्लास्टिक होता है तो हम कहेंगे नहीं, यहां लिख सकते हैं क्या, एलास्टोमर हैव नो प्लास्टिक, है ना, रेंज। बाबू लोग, एलास्टोमर में कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलास्टिक होता है। इन स्ट्रेन की पावर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रेन बना सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है द मटेरियल्स, है ना, फॉर विच स्ट्रेन इज मच लार्जर देन स्ट्रेस अप्लाइड, है ना, मच लार्जर देन, है ना, देन दी स्ट्रेस अप्लाइड। ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, आर कॉल्ड क्या, एलास्टोमर्स। क्लियर, यानी इलास्टिक रेंज जिसमें बहुत ज्यादा होगा उसे हम बोले क्या, एलास्टोमर। अगला ये बाबू लोग, अगला मेबिलिटी क्या होता है, मेबिलिटी। देखिए मेबिलिटी को समझते हैं। मेबिलिटी क्या है, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज कंप्रेस्ड, है ना, कॉमा, a stage is reached beyond which it cannot regains its original शेप, है ना, ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ओरिजिनल शेप आफ्टर दी, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्सेज, आफ्टर दी डिफॉर्मिंग फोर्सेज रिमूव्ड, फुल स्टॉप। दिस क्वालिटी, है ना, इज कॉल्ड मेबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। देखिए मेबिलिटी क्या है, कह रहा है कि व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज कंप्रेस्ड, अगर कि सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो कह रहा है स्टेज इज रीचेड, तो कहता है एक ऐसा स्टेज आता है ना, बियॉन्ड विच इट कैन नॉट रिगेन्स, है ना, उसके बाद जो होता है इट कैन नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, माने जहां तक उसको हम कंप्रेस कर दिए और उसके बाद जो हम उसको छोड़े, है ना, तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं बना पाया। तो यही जो, है ना, क्वालिटी है मटेरियल्स के पास, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मेबिलिटी कहते हैं। मतलब उसको चौड़ा होने के पावर ज्यादा है उसके पास, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मेबिलिटी। तो मेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट देखिए बाबू लोग, लास्ट पॉइंट क्या है जो समझिए। तो इतना हो गया, सब लोग लिख लिए, सब लोग इसको। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बाबू लोग। लास्ट में क्या है जो देखिए, इलास्टिक हिस्टेरिसिस, है ना, क्या है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होता है बाबू लोग, जो देखिए, the fact that the stress strain curve, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज
not retraced on reversing the strain is known as elastic hysteresis। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्जिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड चाहे इज नोन एज, है ना, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसको ग्राफ से समझते हैं, देखिए कैसे ग्राफ बनता है। देखिए ये कोई एक ग्राफ दिख रहा होगा बाबू लोग, तो ये हमारा स्ट्रेस है इस पे बाबू लोग, और इधर हमारा स्ट्रेन है, और एक कर्व यहाँ दिखा रहे हैं, इसको आपको देख रहे हैं कि ये जो है O है, ये A है और ये B है, और ये पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, है ना, C। ठीक है, अब देखिए ऑन इंक्रीजिंग द लोड, अगर लोड को हम क्या किए, इंक्रीज किए, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाए, ऑन इंक्रीजिंग द लोड कॉमा द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज OAB। देखिए जब हम लोड को, बॉडी पर जो लोड था अप्लाइड, उसको हम जब बढ़ाए तो कर्व ये था OAB, इस कर्व को बनाया, मतलब स्ट्रेस के साथ, है ना, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन इंक्रीज किया यहां तक, है ना। और दूसरा कहानी क्या है, जो देखिए ये पहला कहानी इसका था, दूसरा कहानी ऑन, है ना, डिक्रीजिंग द लोड, जो हम लोड दिए हुए थे, दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स दिए थे, है ना, उसको डिक्रीज किए, तो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज OBC। बाबू लोग आना चाहिए था इसी पाथ पे रिट्रेस होके, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स सब हटाने लगे तो रिट्रेस होके इसी पाथ पर आना चाहिए था, बट इस पाथ पर ना के इस पाथ से आया, है ना, दिक्कत ये हुआ, है ना। इसलिए लिखे द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्जिंग द क्या स्ट्रेन। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। मतलब लोड जो है हम कमा दिए, है ना, तो आना चाहिए इस पाथ से, बट इस पाथ से नहीं आया, इस पाथ से आया, तो यही प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो इतना समझ में आया होगा प्यारे बच्चे। तो ये था इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन से, है ना, कनेक्टेड कुछ टॉपिक्स जिसको आपको लर्न रखना है, ध्यान रखना है ना, इसे रिवाइज करें, है ना। तब तक के लिए, है ना, आप सभी लोग इसे पढ़ें अच्छे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।